प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय का, उसके कुल महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ये वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनएयर। कौन कौन सी है? प्रश्नावली लंबी हो सकती है। दूसरा कह रहा है प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए। और चौथा है प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। तो इसमें जो सही विकल्प है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी क्लू फॉर आंसर इन क्वेश्चंस। दूसरा प्रश्न है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड एशेनवाल को कहा जाता है। जो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ एडम स्मिथ है, तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हुज इकोनॉमिस्ट। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका अल्फ्रेड मार्शल का है, यानी थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही है, अल्फ्रेड मार्शल। चौथा प्रश्न है, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन इंडेड क्वेश्चंस। तो मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में जो सही उत्तर है, जो उसका सही विकल्प है वो है सही व्याख्या करना कठिन, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मुक्तोत्तर क्वेश्चन का मतलब होता है इस टाइप का। देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यानी जिसके उत्तर निश्चित न हो। ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके उत्तर जो होते हैं वो सेम होंगे। जैसे अगर हम एक प्रश्न पूछें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो सभी बच्चों का जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हम ये पूछ दें कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनमें कौन कौन से गुण थे, तो इसका उत्तर जो है कुछ का अलग होगा, कुछ का अलग होगा। तो ये मुक्तोत्तर टाइप का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, परास का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ट बाई रेंज। तो रेंज जो होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। छठा प्रश्न है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणात्मक, क्वालिटेटिव। ठीक है, गुणात्मक। कालिक, देखिए यहाँ चार ऑप्शन जो है, कालिक, कालिक यानी समय के आधार पर जब हम वर्णन करें। मात्रात्मक यानी मात्रा के आधार पर, यानी 10 किलो 20 किलो उसके आधार पर। स्थानिक यानी स्थान, भारतीय अमेरिकी, इस टाइप के आधार पर स्थानिक हो जाएगा। गुणात्मक यानी आपके गुण के आधार पर, तो ये हो जाएगा गुणात्मक, क्वालिटेटिव। सातवां प्रश्न है, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? व्हाट द रो हेडिंग इन ए टेबल इज कॉल्ड। तो 7 का है ऑप्शन सी अवशीर्ष, स्टब्स। क्या बोला जाएगा उसको? स्टब्स। 8वां प्रश्न है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? हिस्टोग्राम्स आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो जो आयत चित्र होते हैं वे सतत चर के लिए यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनाए जाते हैं। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य जानते हैं ये आप, एक प्रकार का ये औसत होता है, एवरेज कह लीजिए इसको। अगला है 10वां प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज इट इज़ मैंडेटरी टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो माध्यिका होती है यानी मीडियन, उसमें हम डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके, और जो बीच वाला होता है उसको हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो आरोही या अवरोही क्रम में सेट करते हैं माध्यिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो होगा इसका उत्तर वो है क्वार्टाइल, चतुर्थांक। चतुर्थांक जो होता है किसी भी डेटा को 4 बराबर भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो जो क्वार्टाइल होगा इसको 4 बराबर भागों में बांट देगा ऐसे। ठीक है, ये आपका Q1 होगा, ये Q2 होगा और ये Q3 होगा, Q2 और ये Q1। तो ये इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल, Q1 Q2 और Q3। तो ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो आप ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बुक में देखिएगा। तो इसको हम लोग क्वार्टाइल कहेंगे। 12वां प्रश्न है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन कार्ड। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग परास गुणांक, ठीक है, सर्टिफिकेट गुणांक कहते हैं, रेंज परास गुणांक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है परास गुणांक, विचरण गुणांक, विचलन गुणांक और इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो परास गुणांक भी इसको कहते हैं, विचरण गुणांक भी और विचलन गुणांक भी, तीनों कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसका है माध्य विचलन यानी मीन डिवीजन, मीन डिवीजन है इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? इफ़ द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा आर रिस्पेक्टिवली 16 एंड 50, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके उत्तर को निकालने का जो फार्मूला है उसको आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो होता है विचलन गुणांक होता है, विचरण गुणांक। प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है? विचरण गुणांक। ठीक है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करने का जो फार्मूला है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। तो इस आधार पर इस डेटा को जब रखेंगे आप तो 16 बटे 50 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 32। तो 32% यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है, 14 का डी। 15वां प्रश्न देखिए, सहसंबंध गुणांक दो चरणों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन। तो इसका आंसर है 15 का बी हो जाएगा, रेखीय सहसंबंध, लाइनर कोरिलेशन। ठीक है, लाइनर कोरिलेशन हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। 16 प्रश्न है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? इफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज परफेक्टली पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो 16 का उत्तर हो जाएगा B1। ठीक है, 1 हो जाएगा, दोनों में जो संबंध होगा सहसंबंध गुणांक का मान जो होगा वो 1 होगा। 17वां है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो इसके विकास का श्रेय जो जाता है स्पेयरमैन को। ऑप्शन सी जो है वो सही है, स्पेयरमैन। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन रिटेल प्राइजेज। तो इसका है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है वो जो है खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। 19वां है, लेस्पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विच इज यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। तो 19 का डी है, आधार अवधि की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है,
अगला है 20वां प्रश्न, मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंडेक्स दैट एम्फेसाइज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम्स कार्ड? तो 20 का है ऑप्शन सी, भारित सूचकांक। भारित सूचकांक, ये आपको बहुत सारे चैनलों पर इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी बताया गया है, इनमें से सभी, जो कि बहुत ही गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, भारित सूचकांक। आप इसको किताब में देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन सी ही सही दिखेगा। 21वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है? व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू? तो जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है वो एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित होता है। यहाँ उद्योग, सेवा और विनिर्माण है। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में, 1950 में इसका गठन हुआ था। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन 1914 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर। अगला प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? विच इज़ द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक। ठीक है, जो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचवर्षीय योजना को हटा करके उसका नाम बदल करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया इन्होंने। तो ये जो अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 12 से 17 तक। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस दौरान भारत में जो है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई, जिससे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और नए नए बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए इसमें बढ़ावा दिया गया। तो इसी को हम नई आर्थिक नीति के अंतर्गत लाते हैं और ये शुरुआत जो हुई थी 1991 में। आगे चलिए, 25वां प्रश्न है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? तो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, टू प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये भी है एक उद्देश्य। दूसरा है आधुनिकीकरण में सहायता देना, टू हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन, तो ये भी है मॉडर्नाइजेशन। और तीसरा है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, तो टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट, ये भी होता है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो है ये करेक्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? सरकार क्या करती है, कभी कभी जो उसका जो संसाधन होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं, उनके शेयर को, उनके अंश को मार्केट में बेचना प्रारंभ करती है, जिससे जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिससे जो होता है कि सरकार को एक रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है। आगे चलिए, 26वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लाइज्ड? तो यह 1995 यानी 1995 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला है 27वां, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ लाइवहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन? तो ग्रामीण जनता जो है वो कृषि पर ही आधारित होती है, एग्रीकल्चर ये होगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत की लगभग 64% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है और भारत जो है गाँवों का देश है। अगला है 28वां, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? यहाँ देखिए ऑप्शन जो दिया है पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, भारत। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जो है इंडिया जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर यहीं पे कनाडा होता, कनाडा, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, तब तो यहाँ कनाडा हो जाता, क्योंकि विश्व में कनाडा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कनाडा नहीं है, भारत है, तो फिर भारत जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास? तो ये 2005 में ये पास हुआ था। उस समय जब ये पास हुआ था इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
बाद में इसका नाम बदल करके इसका विस्तारीकरण कर दिया गया मनरेगा के तहत। इसका नाम हो गया महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल? तो मानव पूंजी जो है वो कंप्यूटर नहीं है। बाकी इसके तीन ऑप्शन देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक, ये तीनों मानव हैं, तो ये मानव पूंजी के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है और ये जो है मानव पूंजी के अंतर्गत नहीं आएगा। 31वां प्रश्न देखिए, मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, एक साधन है एक साध्य है, साधन एवं साध दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो ये साधन एवं साध यानी बोथ, मीन एंड एंड, ये दोनों है। 32वां प्रश्न है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी? तो इसके लिए जो होगा वो ऑप्शन होगा परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकीकरण का विकास। तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ऑल ऑफ दिस जो है ये करेक्ट है। 33वां प्रश्न देखिए, आधारित संरचना के अंतर्गत आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्ड, तो आधारित संरचना जो है बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। आधारित संरचना जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कवर, जो इसमें बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, इरिगेशन और सड़कों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 34वां प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 यानी 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। 35वां प्रश्न है, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है? द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल लेबर फोर्स इज देन दैट ऑफ अर्बन। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में, आप जानते हैं कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो शहरी व्यक्तियों के मुकाबले अधिक मेहनती होते हैं, उनमें श्रम जो है अधिक होता है, तो यहाँ पे मोर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण जो श्रम बल है शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक होता है। 36वां प्रश्न है, ईंट का निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन एंगेज्ड इन ब्रिक्स मेकिंग वर्क इज कॉल्ड। तो जो ईंट बनाने के कार्य में लगे होते हैं उनको हम लोग दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, वेज लेबर्स। दिहाड़ी मजदूर यानी वैसे मजदूर जिनको दिन भर काम करने के बाद उसी दिन शाम को उनका भुगतान कर दिया जाता है, उसे हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। 37वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? विच एमंग दिस इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो गैर ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है यानी ताप बिजली, पन बिजली, कोयला, ये तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जो सौर ऊर्जा है, सोलर एजेंसी, ये गैर परंपरागत स्रोत यानी नव ऊर्जा का स्रोत है। 38वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ? तो स्वास्थ्य से संबंधित जो सूचकांक है वो है शिशु मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। बाकी नामांकन दर, साक्षरता दर, ये जो है पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन शिशु मृत्यु दर जो है वो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक। 39 देखिए, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? वाई ऑर्गेनिक मैनर इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मिंग? तो जो जैविक खाद होता है इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, इस वजह से इसको जो है सबसे बेहतर खाद माना जाता है। केमिकल मटेरियल आर नॉट अवेलेबल। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी यानी बही खाता तथा लेखाशास्त्र और व्यवसाय के तत्व का भी मॉडल सेट 2023 का डाल दिया गया है कक्षा 11 का। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है।